हम लोगों के द्वारा किसान रथ यात्रा निकाली जा रही है। संपूर्ण सिवनी जिले का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें हम हर दिन प्रत्येक गांव में जाके प्राकृतिक खेती के बारे में हमारी रथ में उनको जब लाइव जानकारी देंगे, जिसमें कैसे जीवामृत बनता है, कैसे घन जीवामृत बनता है, इसकी पूरी लाइव जानकारी, गोबर गौमूत्र की उनको शक्ति बताएंगे। और एवं प्रोजेक्टर द्वारा उनको हम संपूर्ण हमारे द्वारा किया हुआ जमीनी कार्य उनको दिखाया जाएगा और उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि प्राकृतिक खेती करके वो आत्मनिर्भर उन्नत बन सकते और एक बेहतर भारत की कल्पना कर सकते, जिसका बनाया हुआ, जिसका उगाया हुआ अन्न संपूर्ण विश्व में जाएगा और हम एक विश्व शक्ति बन के दिखाएंगे। इसलिए मेरे को पूरे सिवनी जिले को उन्नत बनाने एक छोटी सी कोशिश है। आइए पूरे इस मुहिम में जुड़े, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए हम मिलके एक बड़ा कार्य करते हैं। जय हिंद। वंदे वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मंच में उपस्थित अतिथिगण, मेरे किसान मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं और युवा उड़ान की पूरी टीम गोविंद जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि युवाओं में हवाओं की रुख बदलने की शक्ति होती है और आप जो काम कर रहे हैं ये आने वाला भविष्य है और उसकी शुरुआत आपसे हो गई है और आपके मंच को सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में सुना जाए, मेरी ऐसी इच्छा है। प्रकृति खेती से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और प्रकृति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। पल में विनाश कर सकती है, पल में सब कुछ कर सकती है। धरती हमारी माता है और हम इनके पुत्र पुत्री हैं। धरती हमारी माता है और हम इनके पुत्र पुत्री हैं और प्रकृति खेती इस एक पवित्र रिश्ता, इसके बीच का एक राम सेतु है। तो आज मैं जो आपके बताना चाहूँगा, मैं आज आपको बायोडायनेमिक फार्मिंग और शाश्वत प्राकृतिक योगिक खेती के बारे में बताना चाहूँगा और आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होगा कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज वैज्ञानिक ऋषि मुनि कितने उत्तीर्ण थे और आपको अपनी संस्कृति पे गर्व की अनुभूति होगी और पूरी मेरे बातों में आपको अपनी संस्कृति पे गर्व की अनुभूति होगी। और मेरा मानना है कि अगर जो देश अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं करेगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं कुछ आपको श्लोक बताऊंगा। मेरा मानना है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं, देवताओं द्वारा लिखे गए हैं और उसमें 100% सच्चाई होती है। तो आज मैं आपको शास्त्रों द्वारा एक छोटा सा, हमारे शास्त्र में एक श्लोक है जिससे आप प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपको गर्व की अनुभूति होगी। शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्योम वै जागतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, संबंध शाश्वत है। हम सब किसके बने हैं? हम सब पंचतत्व के बने हैं। हमारे पेड़ पौधे किसके बने हैं? वो भी पंचतत्व के बने हैं। और हमारी धरती माता भी किसकी बनी है? पंचतत्व की। जो हमारे पूर्वजों द्वारा एक ऐसा विज्ञान खोजा गया आज जिसको पूरी दुनिया उसको प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। पंचतत्व मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इस आप पांचों को जोड़ दे तो ये प्रकृति का भगवान बन जाएंगे। और ये इसकी शक्ति मैं आज आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब चंद्रमा पास आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा फूटता, पानी ऊपर आ जाता, पानी की नमी आ जाती है। तो हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी है। हमारी धरती माता में भी लगभग 70 से 71% पानी है और हमारे पेड़ पौधों में भी 70 से 71% पानी है। जब चंद्रमा पास आता है और धरती में नमी बढ़ जाती है, समुद्र का बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में भी वही फर्क पड़ता है और हमारे पेड़ पौधों में भी वही फर्क पड़ता है। तो हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है, जो हम अपने ऊपर उपयोग कर सकते हैं, वही हमें हमारी धरती माता पे उपयोग करना चाहिए और वही हमें पेड़ पौधों में उपयोग करना चाहिए। और आप अगर आपको आपकी धरती माता को, आपकी ज़मीन को अगर आपको उपजाऊ बनाना है तो आप मंगल या चांद से भी अगर मिट्टी ला देंगे तो आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं बनेगी। उसकी ज़मीन उपजाऊ बनेगी गोबर, गौमूत्र, फूल, फल और पत्तियाँ, इसी से। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम प्रकृति खेती करते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं और हमें हमारे पेड़ पौधों को जो भी पोषण देना, तो हमको पहले ये सोचना पड़ेगा क्या हम ये अपने शरीर में ले सकते हैं। तो आप, कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया पैदावार नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बहुत प्रैक्टिकली, कि एक पहलवान देसी घी, दूध, दही खा के 10 साल से पहलवानी कर रहा है और उसने अच्छा शरीर बनाया। और एक नया आया और उसने स्टेरॉइड लिया और 1 साल में बहुत अच्छी बॉडी बना लिया, लेकिन उसकी लिवर किडनी सुकड़ जाएगी। जिसने स्टेरॉइड और रसायन लेके बॉडी बनाया है
वो 30 साल में शांत हो जाएगा। लेकिन एक देसी घी खाने वाला पहलवान अगर पहलवानी करता है तो वो 80 साल तक स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरीके से आज जो हम अपनी जमीन पे यूरिया, डीएपी और जितना भी ये जहरीले रसायन दे रहे हैं, हम अपनी जमीन को स्टेरॉइड देके उसके लिवर किडनी को कमजोर करते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बताती है, जिसको हम हमारी जमीन की धरती माता की आत्मा बोलते हैं, आज वो 0.5 तक नीचे आ गई, हम बंजर की श्रेणी में आ चुके हैं। तो हमको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती करके हम अगर तरीके से अगर हमने फूल, पत्ती, फल, पौधे, गोबर, गौमूत्र, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा कि संसार के समस्त जितने जीव पैदा हुए हमारे गौ माता से हुए, जिसमें गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी से हुए हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। और आज साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि हमारे 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो आपको आज ये समझना पड़ेगा। और अगर हमने 4 से 5 साल तक सही तरीके से प्राकृतिक खेती की है तो 5 साल बाद जिस तरीके से देसी घी खाने वाला जिसने अपनी पहलवानी किया और 80 साल तक स्वस्थ रहा, हमारी जमीन स्वस्थ भी रहेगी। और आज 4 से 5 साल बाद हमारी जमीन में हमको कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि रसायन में हमको आज हम 1 बोरी डाल रहे थे, अब आने वाले समय में 2 कर दिए, 3 कर दिए, और हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बायोडायनेमिक फार्मिंग, जो आपको गर्व की अनुभूति होगी, जिसमें भारत की शक्ति पूरी दुनिया मान रही है। देखिए, बायोडायनेमिक फार्मिंग विश्व की दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देशों की अलग अलग पद्धति को एक माला में पिरोया गया और उस माला में पिरो के उन पूरी पद्धति को एक साथ मिला के एक नाम दिया गया, बायोडायनेमिक या प्राण ऊर्जा खेती। तो आपको जान के गर्व की अनुभूति होगी कि इसमें भारत का डोमिनेशन है पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारी जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है, जैव गतीय कृषि है, उसमें हमारी कृषि पंचांग और गौ आधारित खेती का लगभग 70% का डोमिनेशन है, कि पूरी दुनिया एक तरफ और हमारी खेती एक तरफ। अब मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा कि पंचतत्व क्या है और बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या है। तो देखिए, जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है, ये इसमें कृषि पंचांग जो है, हमारे पुराने जमाने में जो भी काम होते थे वो मुहूर्त देख के होते थे, त्योहार मुहूर्त देख के होते थे, उसी तरीके से हमारी खेती भी मुहूर्त देख के होती थी। और ये पंचतत्व की खेती थी, जिसको मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा और आपको गर्व की अनुभूति होगी कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसा विज्ञान किया जो आज अमेरिका और बड़े देशों के लिए आज भी एक चैलेंज है कि इन्हें कितना गणित कैसे कर लिया। तो आज भी उस चीज को वो पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। तो मैं आज आपको बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा कि देखिए, हमारी पृथ्वी में चंद्रमा 27.5 दिन में चक्कर लगाता है और हमारे आसमान में अनगिनत तारे होते हैं। आप आसमान में ऊपर देखते होंगे तो अनगिनत तारे, उसमें अनगिनत तारों में कुछ स्थिर तारों में 12 प्रकार की आकृति बनाता है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की आकृति। और इस आकृति को हम कहते हैं राशि। इन आकृति को हम क्या कहते हैं? राशि। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो 2.5 से 1.25 दिन तक इन राशियों में रहता है। मतलब अगर 27.5 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और 2.5 से 1.25 दिन तक 3 दिन तक जिस राशि में रह रहा है, तो ये पूरी सर्कल बनाते समय ये 12 राशियों में आता है। और अब इस 12 राशियों में पंचतत्व की क्या शक्ति होती है और उसका क्या महत्व है, आप ये देख सकते हैं। हमारा एक हिंदू कैलेंडर ऐप भी, उससे आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और बाद में आपको जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो जब चंद्रमा 2.5 से 1.25 दिन तक चक्कर लगाता है तो अगर मेष, सिंह या धनु राशि में आके रुकता है तो अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता? अग्नि तत्व को। अगर आपने देखे कि इस राशि में आके अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहा है तो आप अनाज वाली फसल लगा सकते हैं। अनाज वाली फसल में दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, दाल, मक्का, आपकी पैदावार बंपर होगी, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और उस समय चंद्रमा हमारी धरती के पास भी होगा तो हमारी जमीन में नमी होगी। इसी तरीके से जब हमारे जल तत्व को प्रभावित करता है तो हमारी पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छी होती है। पत्ते वाली फसल, पत्ते वाली फसल में आप देख सकते हैं पालक, पालक, मेथी, समार, ऐसी बहुत अच्छी होगी। अगर वो, और जो हमारा एक तत्व हो गया गगन, वो चंद्रमा, जो चांद और जो तारे हो गए। अब हमारा चौथी चीज आ गई वायु। अगर वायु तत्व को प्रभावित करती है तो हमारी फूल वाली फसल बहुत अच्छी होगी, जैसे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इस तरीके की फसल। और अगर भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है तो जड़ वाली फसलें बहुत अच्छी होगी। जड़ वाली फसल में मूली, गाजर, मतलब ये एक ऐसा चमत्कारिक प्रमाण है कि जिसमें साक्षात प्रकृति के भगवान इसको बताते हैं कि आपको किस तरीके से आप कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आपने शक्ति समझे होंगे कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर किस तरीके से प्रकृति के भगवान है और आज पूरी दुनिया उसको प्रणाम कर रही है और इसका लोहा मान रही है। अब जैसे हमारे चंद्रमा में
कर्क रेखा की तरफ जाके चंद्र दक्षिणायण जाएगा तो उस समय हम अपनी उसमें कल्टीवेटर कर सकते हैं। अगर जन उत्तरायण जाता है तो हम कैसे अपनी फसल की निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं। मतलब एक पूरी तरीके से एक ऐसा साइंस जो हमारे पूर्वज लोग कागज में देख के पूरा समझ के करते थे और उत्तीर्ण खेती करते थे। अब हमारे दिमाग में क्या भरा गया है कि हमारे पूर्वज तो उत्तीर्ण खेती नहीं करते थे। तो मैं आपको कुछ पुराने तथ्य 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा कि जब हमारे पूर्वज, जब मुगलों का राज हमसे हटा था तो हमारा पूरी दुनिया में जीडीपी 27% था, जो आज अमेरिका से ज़्यादा था। तो क्या सिर्फ अगर हम 27% अगर हमारी जीडीपी थी तो ये हमारे गुरुकुल और हमारे मिर्ची मसाले और हमारा जो मेन अनाज था पूरी दुनिया में जाता था, और उसके बदले लोग सोना हीरा मोती देते थे, क्योंकि हमारी प्रकृति खेती उत्तीर्ण थी, जिसको आज पूरी दुनिया भी नमन कर रहा है और पूरी दुनिया उसको प्रणाम कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बायोडायनेमिक फार्मिंग हमारा भारत का डोमिनेशन और गौ आधारित खेती, देखिए गौ आधारित खेती में भारत ने इतना बड़ी शक्ति दी है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संसार में जितने भी जीवाणु हैं ये हमारे गौ माता, जिसके गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी से पैदा हुए हैं। और आज विज्ञान और साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। और आज हमारा जो भी शरीर चल रहा है, हमारे शरीर में 96% जीवाणु है, कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो जीवाणु के कारण हमारे खाने, पेट में खाने एंजाइम से अब जीवाणु के द्वारा पच रहा है, खून की सप्लाई उसके द्वारा हो रही है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव द्वारा ही जीवन संभव है। और ये हमारे अष्टांग हृदय में इतने अच्छे से इसका एक एक चीज का वर्णन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रकृति खेती हमारी कितनी शक्तिशाली है, और गौ माता हमारी गौ आधारित खेती। आप समझ सकते हैं कि एक साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से नॉर्मल गोबर 1 एकड़ के लिए 10 कुंटल लगता है। क्या आज की डेट में पॉसिबल है कि 10 ट्राली 1 एकड़ में कोई लगा सके? नहीं करता। दूसरा, केचुआ खाद हमको 1 एकड़ में 5 टन लगती है। क्या पॉसिबल है एक बड़ा किसान इसको कर सकता है? लेकिन हम अगर गोबर गौमूत्र में गुड़ डाल के उसके जीवाणु बढ़ाएं, अगर हम जीवामृत बनाएं या हम अमृत पानी बनाएं या हम पंचगव्य बनाएं, पंचगव्य एक ऐसी चीज है जिसमें 12% ऑर्गेनिक कार्बन होता है, और वो हम गोबर को छांव में रख के, और गुड़ में जब वो 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु है और हमने उसमें गुड़ छोड़ दिए, तो आप देखेंगे कि उसमें अरबों खरबों जीवाणु पैदा हो जाएंगे। और जब जीवाणु अब उस गोबर में छोड़ देंगे तो उसको खाना चालू कर देंगे, और उसमें एक मिट्टी की खुशबू या मक्खन की खुशबू आएगी, जो एक्टोमाइनेसिटीज जीवाणु के द्वारा आती है, और वो एक तरीके से दही का मल्चिंग है। आपने देखे होंगे कि आप दूध में 1 बूंद दही डालते हैं तो वो पूरा दही बन जाता है। ये जीवाणु, अगर ये वाला जीवाणु को अगर आप 21 दिन में बना के, जिसको हम घन जीवामृत या अमृत खाद कहते हैं, अगर हमारी धरती माता ये जमीन पे डालेंगे तो सिर्फ 1 एकड़ के लिए 500 किलो लगेगा, जो बहुत आराम से पॉसिबल है। और ये जिस जगह जाएगा उस जगह में जीवाणु फैला देगा, एक तरीके से दही की मल्चिंग कर देगा। तो मात्र 500 किलो पूरी 1 एकड़ में जीवाणु हो जाएगा। हम यूरिया डालते हैं 400-500 किलो हमारी 1 एकड़ में बहुत अच्छे से फैल जाती है, लेकिन वो स्टेरॉइड है, वो उसको तबाह करता है। और ये अगर आपने 3-4 साल लगातार डाल दिए, मात्र 500 किलो, जो बहुत पॉसिबल है, हमारी एक गाय 1 महीने में दे देती है। तो आप सोचेंगे कि ये जीवाणु घोल उसको स्वस्थ बनाएगा, और 5 साल बाद आप अपनी जमीन में कुछ भी नहीं डालेंगे तो आपको बहुत बड़ी पैदावार होगी। आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हो आप? तो आपने जंगल देखे हैं? घने जंगल में यूरिया डीएपी तो छोड़िए, आप कभी पानी देने भी नहीं जाते, और उस घने जंगल का अगर 1 एकड़ के आप पेड़ों का रेट भी जोड़ेंगे तो 5 से 6 करोड़ के सागौन या जितनी भी लकड़ी रखी रहती है। तो प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जंगल आज इतने समृद्ध क्यों हैं, इतने शक्तिशाली क्यों और इतने घने क्यों हैं। वहां तो हम पानी देने तक नहीं जाते, यूरिया डीपी तो छोड़िए, और उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 20 के ऊपर आता है। तो आप सोच सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी जमीन की आत्मा है, जो अच्छा दान, आप कभी भी जंगल में जाके देखेंगे तो आपको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पत्ते ढके रहते हैं। और प्रकृति की शक्ति देखिए कि ये जो अच्छा दान, ये पत्ते ढके रहते हैं हवा से, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, ये चलता फिरता महासागर है, ये हवा से पानी खींचता है और हमारे धरती माता को देता है। तो हमको प्रकृति की शक्ति समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई थी कि अनेना धार्यते सर्वम, अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्यकारम अन्नात् प्रभावित प्राणा प्रत्यक्षम नस्ति संशय, कि अन्न जो है वो जीवनदायिनी है, अन्न के बिना जीवन ही संभव नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल के लोग क्या समझ रहे हैं, वो अमर हो चुके हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि 2 टाइम क्यों हमारे अच्छा खाने के लिए। खाने की इतनी बड़ी महिमा थी क्योंकि हम लोग अमर नहीं है। अगर हम अच्छा खाएंगे
तो हमारा शरीर शक्तिशाली होगा, ये साक्षात ईश्वर द्वारा कहा गया है। और स्वस्थ शरीर से जीवन में उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पूर्वज लोग, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या उगता है? गेहूं, चावल, दाल। मैं लगभग 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं, और आपने जो वीडियो देखे थे इसमें लगभग मैंने इस साल 180 किसानों को गेहूं दिया हूं। अब मैं आपको गेहूं के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये भरा गया है कि गेहूं 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 फायदा नहीं होता, गेहूं जहरीला होता है। जी हाँ, गेहूं बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन मतलब कि अगर आप कोई चीज को, उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, अगर आप उसको खाएंगे तो ये आपकी आंतड़ियों में जाके जम जाएगा, और आंतड़ियों में जाके जम के बहुत समय तक ये निकलेगा नहीं, और वहीं सड़ेगा, और आपको दुनिया भर की बीमारी होगी। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पूरी 99% बीमारी हमारे पेट से होती है। क्यों? क्योंकि पेट में जाके जब ये चीज चिपक जाती है और ये कई महीनों तक सड़ती है, तो इसके कारण इससे दुनिया भर के बीपी, शुगर, कर्क रोग, मतलब जितने भी रोग हैं 99% रोग इसी से होता है। ये हमारे आयुर्वेद कहती है, ये हमारे अष्टांग हृदय कहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पुरातन सरबती गेहूं, मैं आपको उसकी बातें बताना चाह रहा हूं। बंसी गेहूं दुनिया की सबसे अच्छी रोटी बनती है। बंसी गेहूं में इतना लो ग्लूटेन होता है, 15 ग्राम प्रोटीन होता है, और दिखने में ये सोने के जैसा चमकता है। मैं अभी दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां मुझे पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राकृतिक बंसी का रेट 35,000 रुपए कुंटल है। और हमारे मध्य प्रदेश का गेहूं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में जा सकता है अगर हम प्राकृतिक तरीके से करें और ये पुरातन गेहूं लगाए। मैं आपको सोना मोती गेहूं के बारे में बताना चाहता हूँ। मोती के दाने के जैसा, 5,000 साल पुराना, जिसमें रिच अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड मतलब जो हमारे एप्पल या हमारे पालक में पाया जाता है, जिसको खाने से खून बढ़ता है। ऐसा गेहूं जिसको खाने से खून बढ़ेगा, जिससे आपका डीएनए स्ट्रक्चर सुधर जाएगा, बर्थ डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। 5,000 साल पुराना, दुनिया का सबसे पुराना गेहूं, जो लो शुगर है, लो ग्लूटेन है, और एक तरीके से मिलेट है, अमृत है वो, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा खपली गेहूं के बारे में। दुनिया का एकमात्र गेहूं जिसमें फाइबर है, जो हम एप्पल के छिलके जो खाते हैं, इससे हमें फाइबर से हमारे शरीर में पाचन क्रिया बढ़ती है, उसमें रिच अमाउंट ऑफ फाइबर है। तो ये जो गेहूं है, ये गेहूं पुरातन होने के कारण मात्र 2 पानी में उग जाते हैं। कितने पानी में? मात्र 2, क्योंकि पुराने जमाने में इतना पानी होता नहीं था। यही बायोडायनेमिक, यही कृषि पंचांग से खेती की जाती थी, तो ये कम पानी में उगते हैं। बंसी गेहूं तो 18 कुंटल तक प्रति एकड़ पैदा होता है। जो मैंने पैदावार लिया हूं 12 कुंटल अभी तक मैंने सोना मोती का ले चुका हूं। ग्वाला गेहूं 3,000 साल पुराना, बासमती के चावल के जैसा बड़ा गेहूं, मतलब ये पुरातन गेहूं है। मेरा 4 नंबर पे स्टॉल लगा है, वहां वो गेहूं देख सकते हैं। तो ये गेहूं शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, अमृत के समान है। और आज सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में चिन्नौर चावल है, जो राष्ट्रपति भवन तक जाता है। एमपी का पहला धान जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको खाके आपका पेट भर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं भरेगी, इतनी खुशबूदार। जीरा शंकर, श्री राम, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास चावल हैं, बीज हैं। और इन गेहूं चावल की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपने इसका एक बार बीज बना लिए तो आपको कभी इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग चयनित प्रणाली से इसको जहां अच्छा होता था रख के कर लेते थे। सोचिए ये बीजों ने हजारों साल आंधी, तूफान, धुंध, कीट प्रकोप क्या क्या नहीं सहन किए, इनके अंदर कितनी ताकत होगी। लेकिन अभी आधुनिक साइंस हमको क्या बेवकूफ बनाता है कि 2 अलग अलग प्रजाति के गेहूं की मिक्स करके एक नया गेहूं निकाल देता है। आप सोच के देखिए कि इंडिया के किसी व्यक्ति ने अमेरिका से शादी की, अमेरिका के किसी से शादी किया, और यहाँ आके जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो क्या वो ये जिस तरीके की धूप है वो सहन कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब हम जो ये हाइब्रिड सो कॉल्ड बीज लेते हैं और उसको जब हम बोते हैं और अगले साल हमको फिर मार्केट से वो 5,000 का बीज खरीदना पड़ता है और 1,800 में बेचते हैं। 6-6 पानी, 8-8 पानी, 5-5 पानी। अगर गवर्नमेंट सही बिजली बिल लेने लगे तो हम अपना बिजली बिल तक नहीं पटा सकते। और धीरे धीरे हमारी पानी की भी सीमा कम होती जा रही है, क्योंकि अगला कहते हैं वर्ल्ड वार पानी के कारण होगा। धीरे धीरे हमारे पानी की मात्रा भी कम होती जा रही है। तो पुरातन गेहूं लाइए, खुद का बीज रखिए, खुद की खाद रखिए, उर्जित मिट्टी और उत्तम स्वास्थ्य रखिए। तो हमारा जो भारत देश है इसने विश्व को रास्ता दिखाया था। आज एक मंच है जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जो आने वाला भविष्य है, पूरी दुनिया में हमारा गेहूं चावल दाल जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है कि आज हम जो इतना रिकॉर्ड तोड़ गेहूं पैदा करते हैं, इतना रिकॉर्ड तोड़ गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, गवर्नमेंट खड़ के उसको कहीं भी रख देती है, वो सड़ जाता है या इतना उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि विदेशी लेंगे ही नहीं, वो क्वालिटी में जीरो। हम खुद नहीं खाएं ऐसा गेहूं,
और कई लोग कहते हैं भाई साहब ये आप हमको बीज देंगे, खरीदेगा कौन? तो मैं कहता हूँ भाई साहब अगर आपकी 10 एकड़ जमीन है, मैं किसान यात्रा में भी ये बात बोला था कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है, तो अब आपके घर में परिवार में तो कोई होंगे, उनसे तो आप प्रेम करते होंगे। अरे आधा एकड़ में आप करके तो देखिए, आप आधा एकड़ में ये खेती आप करके देखिए। मेरा यूट्यूब चैनल है मालू जी की पाठशाला, उसमें मैं दिखाता हूँ, मैं 55 एकड़ में प्रकृति खेती कर रहा हूँ सिवनी में, और सिवनी में भी प्रकृति खेती कर रहा हूँ। इस साल मुझे प्रकृति खेती में सीनियर साइंटिस्ट द्वारा अवार्ड भी दिया गया है और बम्पर पैदावार मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति खेती हमारे पूर्वज, और जैसे जैसे मुझे ज्ञान का हुआ कि हर भारतीय को एक तो गीता और एक अष्टांग हृदय पढ़ना चाहिए, कि अगर जामुन का हमारे शरीर में क्या फायदा है, तो वही फायदा हमारी जमीन को मिलेगा। तो आज से मैं क्या देखता हूं कि मेरी धरती माता को मैं क्या डाल रहा हूं, क्या मैं उसका उपयोग अपने शरीर पे कर सकता हूं, क्या मैं पेड़ पौधों पे कर सकता हूं। जब आपके पास ये सोच आ जाएगी तो इसमें आपको गौधारित खेती करने लगेंगे, क्योंकि 1950 तक में अगर हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी तो हमारे पास 130 करोड़ गाय थी, कि हर आदमी के ऊपर 3 गाय। और आज हमारी 135 करोड़ पॉपुलेशन हो गई और 30 करोड़ गाय नहीं बची, और उसमें भी देसी तो बहुत कम हो गई। तो सोचिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गौ माता के गोबर से इतनी अच्छी खेती हो सकती है, और मात्र 1 एकड़ में 400 से 500 किलो आपको सिर्फ गोबर लगना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगना है। आप गोबर गौमूत्र के घोल से घन जीवामृत बना के बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आज देखिए आप यहाँ सब लोग आए, आप शांत मन के लोग हैं, आपके अंदर एक शक्ति है कि आप भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कि आप इतनी देर में आके सुन रहे हैं। और आपकी टीम ने भी जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किए, आने वाले 10 साल बाद ये भविष्य है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम होते जा रहा है, बहुत तकलीफ में हम लोग। और हर किसान के ऊपर एक सर्वे आया था कि 10 से 12 हजार का कर्जा है। तो अब आने वाले भविष्य में हम लोग जुटे हैं। तो मैं छोटा सा शब्द से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि माना कि अंधेरा बहुत है, चारों ओर नाकामी है, मानो कि थक के टूट गए हैं और सफर अभी दुर्गामी है, मानो कि थक गए सपनों ने नींदों में आना छोड़ दिया। लेकिन हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं मैं, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन में खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ईश्वर के बेटे हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मैं यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का भी एक स्टॉल लगा है, जिनने हमें प्रेरणा दी थी कि शाश्वत प्राकृतिक योगी खेती कैसे कर सकते हैं, अच्छी भावना से, अच्छी शक्ति से, राजयोग से आप कैसे उसको शक्तिशाली कर सकते हैं। तो आप वहां भी जाके देखिएगा, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अपने वाइब्रेशन का, सकारात्मक ऊर्जा का। तो मैं बस आपसे यही कह के करना चाहूंगा। जय हिंद। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें जानकारियां दी वो निश्चित रूप से रोचक रही। आपने जिस प्रकार से अपनी बात का अंत किया, उसी प्रकार से हम भी आपके लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। आदरणीय सर, आपका संस्था युवा उड़ान परिवार किसान संघ की ओर से आत्मीय आभार। इसके बाद में